प्रिय मित्रों, आज हम इतिहास की दूसरी क्लास की चर्चा कर रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है, जो विषय के अंतर्गत हमें इतिहास के साधन या अंग, टूल्स ऑफ हिस्ट्री जिसे हम कह सकते हैं, टूल्स ऑफ हिस्ट्री। इसी के अंतर्गत पहले है इतिहास का 3P+E का सिद्धांत। 3P+E का सिद्धांत देखेंगे हम इसमें। 3P यानी 3 P है और एक E है, तो एक E बनाता है P, प्लेस। दूसरा है पर्सन, तीसरा है पीरियड यानी काल, और E है इवेंट। इवेंट यानी घटना, प्लेस, पर्सन, पीरियड और इवेंट। अब हम इसी के उदाहरण समझाएंगे बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल, अरवेला का युद्ध। अरवेला का युद्ध, ये जो युद्ध हुआ 330 ईसा पूर्व के लगभग हुआ, और यह युद्ध हुआ था सिकंदर और पारसिक राजा यानी पर्सिया के जो राजा थे, ईरान के राजा थे, दारा तृतीय के बीच में। अरवेला एक स्थान है यानी प्लेस है। पर्सन कौन कौन है? सिकंदर और दारा तृतीय। पीरियड यानी घटना कब की है, किस काल की है? 330 ईसा पूर्व के। और इवेंट यानी जो घटना है वो क्या हुई थी? युद्ध। ठीक है, इस तरीके से अरवेला का युद्ध हुआ, ये 330 ईसा पूर्व था, सिकंदर और दारा तृतीय के बीच में, जो पारसिक राजा थे। इस युद्ध में पारसिक साम्राज्य की धमाकेदार पराजय हुई और उसकी जो राजधानी है पार्सिपोलिस, उसे अग्निसात कर दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। सिकंदर इस विजय के बाद दूध और मधु की भूमि भारत की ओर रवाना हुआ। तो अरवेला का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अब जैसे हमारे देश में भी सिकंदर ने कई युद्ध लड़े। एक युद्ध था झेलम का युद्ध। झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व लड़ा। झेलम की जो युद्ध है, तो झेलम की इसके और भी नाम है। इसे झेलम नदी को ऋग्वेद में वितास्ता कहते हैं, और यूनानी जो इतिहासकार थे वो इसे हाइडा स्पेस कहते हैं। हाइडा स्पेस का युद्ध कहते हैं। और यह युद्ध हुआ सिकंदर एवं पोरस के बीच में। पूर्व राज्य का जो राजा था पोरस, उसके बीच में हुआ था। झेलम को ऋग्वेद में वितास्ता और यूनानी साहित्यकार इतिहासकार क्या कह रहे हैं? हाइडा स्पेस। झेलम के युद्ध का वर्णन भारतीय साहित्य में नहीं मिलता है, भारतीय इतिहास में नहीं मिलता। इसका जो वर्णन है वह सिकंदर के साथ आने वाले यूनानी इतिहासकारों ने किया है। तो 326 ईसा पूर्व हुआ सिकंदर और पोरस के बीच में। प्लेस झेलम हो गया, पर्सन हो गए सिकंदर और पोरस, पीरियड यानी काल कब का? 326 ईसा पूर्व, और इवेंट यानी घटना कौन सी हुई है भाई? युद्ध हुआ है। इस युद्ध में सिकंदर विजयी हुआ, लेकिन पोरस ने उसके दांत खट्टे कर दिए थे। मकदूनियाई साहस को निस्तेज कर दिया गया था। जब पोरस को सिकंदर के पास लाया जाता है तब भी वह उससे बिल्कुल नहीं घबराया। जब सिकंदर ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए, तब पोरस ने निर्भीक वचनों में कहा कि मेरे साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो ये युद्ध इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब और भी हैं, हम जैसे देख सकते हैं अब इसके बाद हम आ रहे हैं, अब जैसे रावर का युद्ध हुआ। रावर का युद्ध हुआ, ये हुआ 20 जून 712 ईस्वी में। 20 जून 712 ईस्वी में, और ये हुआ था मोहम्मद बिन कासिम
और सिंध के राजा थे दाहिर। सिंध के राजा दाहिर के बीच में हुआ। अब इसी को देख लीजिए, रावर हो गया प्लेस, पर्शन जो हो गया वो है मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर। पीरियड काल कब का है? 20 जून 712 का। और इवेंट यानी घटना क्या हुई है भैया? ये भी क्या है? एक युद्ध है। ये युद्ध बड़ा महत्व रखता है इतिहास में, क्योंकि ये पहला अरब आक्रमणकारी था जो सफल हुआ था। प्रथम सफल आक्रमण जो हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम का था, और सिंध में उस समय राजा दाहिर का शासन था जिनकी पराजय हुई। इसके बाद हम और भी चीज़ देख सकते हैं, जैसे कि तराइन के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध। तराइन जो पंजाब में जगह है, तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध, ये युद्ध क्रमशः 1191 और 1192 में हुए। एक तरफ थे मोहम्मद गौरी, इन्हें शहाबुद्दीन भी कहा जाता है, धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, और दूसरी तरफ थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो थे ये तृतीय नंबर के थे, इसलिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय कह सकते हैं। इन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता है, राय पिथौरा भी कहा जाता है। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया, और इसी के साथ ही भारत में तुर्की राज्य की स्थापना का श्री गणेश हुआ। यूँ तो जो राजवंश दिल्ली सल्तनत स्टार्ट 1206 से होती है, लेकिन उसकी जो नींव है वो तराइन के द्वितीय युद्ध में ही पड़ गई थी। अब आगे हम और भी चीज़ देख रहे हैं, और बहुत सारे हम इसके एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब बाबर के युद्धों को ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल पानीपत का प्रथम युद्ध, ये कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। किस किस के बीच में हुआ ये? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत प्लेस हो गया, पर्सन बाबर और इब्राहिम लोदी हो गए। पीरियड 21 अप्रैल 1526 हो गया। घटना क्या हुई है भैया? ये भी एक युद्ध था, पानीपत का युद्ध। इसमें बाबर विजयी हुए। दिल्ली के जो लोदी वंश के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, और बाबर ने भारत में एक तरीके से मुगल साम्राज्य की स्थापना कर श्री गणेश कर दिया था। ये घटना थी। इसमें बाबर ने अपनी तोपों का प्रयोग किया। जो उसके दो तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, उन्होंने अपना काम बखूबी कर दिया। अब इसी क्रम में दूसरा देखते हैं, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो हुआ, ये हुआ 16 मार्च 1527 को, और ये हुआ युद्ध बाबर एवं राणा सांगा, इन्हें संग्राम सिंह भी कहा जाता है, के बीच में हुआ था। खानवा फतेहपुर सीकरी से अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एक गांव है, और 16 मार्च 1527 को यह युद्ध हुआ। बाबर ने इस युद्ध में राणा संग्राम सिंह, जो मेवाड़ के राणा थे, उनको पराजित किया। इस युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित किया। ये इस युद्ध का कई तरह से महत्व है। राणा संग्राम सिंह एक महान योद्धा थे, उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी थीं। उनका एक हाथ, एक पैर और एक आंख युद्धों में जा चुकी थी। उन्हें सिपाही का अंश, सैनिक भग्न अवशेष कहा जाता है। राणा संग्राम सिंह की पराजय से, यानी खानवा के युद्ध का सबसे बड़ा महत्व ये हुआ कि इसने पानीपत का जो युद्ध हुआ उस पर एक तरीके से मुहर लगा दी, और भारत में मुगल साम्राज्य की वास्तविक स्थापना इस युद्ध से हुई, और बाबर को एक विशाल राज्य मिला, और इसका एक बड़ा शत्रु जो कांटा था वो हट गया। खानवा के बाद अब हम देख रहे हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का जो युद्ध है ये हुआ 28 जनवरी के आसपास, 28 जनवरी 1528 ईस्वी। एक तरफ हैं बाबर और एक तरफ कौन है? चंदेरी का जो सामंत हैं, शक्तिशाली सामंत थे, मेदिनी राय। बाबर ने इस युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया। चंदेरी जो एक सामरिक महत्व की जगह पर रहा, क्योंकि एक साइड बुंदेलखंड है तो दूसरी तरफ मालवा का लगा है, तो बाबर इसको विजित करना चाहता था।
बाबर ने खानवा के युद्ध को भी जिहाद घोषित किया और चंदेरी के युद्ध को भी जिहाद घोषित किया। मेदिन राय की पराजय हुई, उसकी दो पुत्रियों का विवाह, एक का कामरान से हुआ और एक का हुमायूं से कर दिया गया, जो बाबर के बेटे थे। 800 से ज़्यादा राजपूत जो स्त्रियां थीं, रानियां थीं, उन्होंने जौहर किया। जौहर कुंड आज भी है, खूनी दरवाज़ा। इसके अलावा घाघरा का युद्ध, अगर हम घाघरा के युद्ध पे चलते हैं तो ये युद्ध घाघरा नदी किनारे हुआ और एक तरफ थे बाबर और दूसरी तरफ था बंगाल का सुल्तान नुसरत शाह। इस युद्ध में भी बाबर विजयी हुए और नुसरत शाह ने उनके शत्रुओं को शरण न देने की बात को स्वीकार किया। इस तरीके से बाबर के 4 बड़े युद्ध हुए और चारों में बाबर सफल हुए। युद्धों में हम और भी देखते हैं, जैसे पानीपत का द्वितीय युद्ध। पहले जो युद्ध हुआ था वो प्रथम था, ये द्वितीय युद्ध। ये हुआ 5 नवंबर 1556। एक तरफ हैं अकबर की उम्र कम है, इसलिए सेना को जो लीड कर रहे हैं, जो मुख्य उनके जो लीडर हैं वो हैं बैराम खान और एक तरफ है हेमू। इस युद्ध में अकबर की सेना विजयी हुई, बैराम खान है उनको विजय दिलाई गई। हेमू जो है दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। इसका वास्तविक नाम जो है, इसकी उपाधि थी हेमचंद द्वितीय विक्रमादित्य, और इसने कई लड़ाइयाँ लड़ी अपने जो स्वामी आदिल शाह की तरफ से। उसके बाद ये खुद सिंहासन पर बैठ चुका था और इस युद्ध में हेमू को लाया गया, उसका सर काट दिया गया और अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो पानीपत के द्वितीय युद्ध का यह है कि इस युद्ध से मुगल साम्राज्य को दोबारा से जीवन दान मिला, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है और मुगलों के भारत से बाहर जाने का समय आ चुका था और इस युद्ध ने उस समय को समाप्त कर दिया। अब पानीपत का तृतीय युद्ध को भी देख लेते हैं हम इसी दौरान। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वह एक तरफ है अफगान का शासक अहमद शाह अब्दाली और दूसरी तरफ है मराठा सदाशिवराव भाव जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के चचेरे भाई हैं। ये मुख्य लीडर हैं इसके, और ये युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 मकर संक्रांति के दिन। पानीपत के युद्ध ने भी भारतीय इतिहास को बदल दिया। अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध में विजयी हुए। सदाशिवराव भाव की यानी मराठाओं की पराजय हुई और मराठाओं का दिल्ली के तख्त पर को हासिल करने का जो सपना था, दिल्ली में सिंहासन हासिल करने का सपना था, वह समाप्त हो गया। लेकिन अहमद शाह अब्दाली भी यहाँ नहीं रुक पाए और उन्हें भी अपने देश जाना पड़ा। एक बार फिर से भारत में अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई थी। तब पानीपत के तृतीय युद्ध ने मराठों के भाग का निर्णय किया, भारत के भाग का भी निर्णय कर दिया। तो तीनों ही पानीपत के युद्धों का महत्व है। अब देखिए, प्लेस पानीपत हो गया, पर्सन हो गए अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाव के बीच, और समय है 14 जनवरी मकर संक्रांति 1761। घटना क्या हो रही है? ये युद्ध है। ठीक वैसे ही हल्दी घाटी के युद्ध को भी ले लीजिए। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वह 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में एक तरफ मानसिंह इसका मुख्य सेनानायक था और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप। मानसिंह जो अकबर के मुख्य सेनानायक थे वह आए थे यहाँ पर। हल्दी घाटी का ये युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया। इसमें यद्यपि मानसिंह विजयी हुए और महाराणा प्रताप को अरावली के पहाड़ी में शरण लेनी पड़ी, लेकिन उसके उपरांत गुरिल्ला युद्ध करके महाराणा प्रताप ने अपने खोए हुए कई प्रदेश किले प्राप्त कर लिए थे। तो हल्दी घाटी की लड़ाई का भी महत्वपूर्ण है। अब
हम और भी इसकी जानकारी देते हैं। अब जैसे वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, इसका भी इतिहास में महत्व है। 1760, एक तरफ थे अंग्रेज अधिकारी सर आयरकूट और इन्होंने फ्रांसीसी कमांडर लाली, काउंट डी लाली को पराजित किया। वांडीवास के युद्ध का सबसे महत्व यह है कि इसने फ्रांसीसियों के भाग्य को धूमिल कर दिया और अंग्रेजों को भारत में सत्ता जो दिलाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और इससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको लाभ ये हुआ कि अब फ्रांसीसियों ने भारत में उनका विरोध करना छोड़ दिया था। तो ये एक निर्णायक युद्ध था वांडीवास का। अब इसी क्रम में हम और भी चीज़ देख रहे हैं, जैसे कि तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध, इसे राक्षसी तगड़ी भी कहते हैं, राक्षसी तगड़ी का युद्ध, इसे बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। यह युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ। एक तरफ 4 राज्य थे, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर इत्यादि, और दूसरी तरफ था विजयनगर साम्राज्य। इस युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया था, इसलिए इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तालीकोट में भी वही लगेगा, प्लेस, पर्सन, पीरियड एंड इवेंट की घटना है। अब इसी क्रम में हम प्लासी और बक्सर को देखते हैं। प्लासी मुर्शिदाबाद का एक गांव, 23 जून 1757। एक तरफ सिराजुद्दौला है और एक तरफ कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव कह सकते हैं। इन्होंने इस युद्ध में सिराजुद्दौला को बुरी तरह से पराजित किया था। यह एक युद्ध नहीं था, पूरी तरह से विश्वासघात था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव को पता था कि 50,000 जो सिपाही हैं सिराजुद्दौला के, और रॉबर्ट क्लाइव के पास थे कुल 2300, कुल मिला के 3200 सिपाही मान सकते हैं हम, कुछ भाड़े के हम भारतीय भी थे उसमें। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव को ये पक्का विश्वास था कि इन 50,000 में से 45,000 सिपाही तो लड़ेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव का साथ दे रहा था सिराजुद्दौला का सेनापति विश्वासघाती मीर जाफर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कोई युद्ध नहीं था, ये पूरी तरह से एक विश्वासघात था। इससे भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की सही अर्थों में नींव पड़ी और रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक माना गया। प्लासी के बाद बक्सर का भी यही था। 23 अक्टूबर 1764 को ये लड़ाई लड़ी गई। कुछ किताबों में 22 अक्टूबर है। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764। एक तरफ अंग्रेज थे, हेक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव जा चुके थे, और दूसरी तरफ था मीर कासिम, और इसके साथ शाह आलम था, अवध का नवाब भी थे, ये सब थे। लेकिन इस युद्ध में हेक्टर मुनरो ने इन तीनों के गठबंधन को तोड़ दिया था। मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था, जिसने मीर जाफर के साथ विश्वासघात करके बंगाल की नवाबी हासिल की थी। बाद में अंग्रेजों से अनबन हो गई और इस तरीके से जो अनबन है वो बक्सर के युद्ध में परिणित हुई। इसके अलावा और भी तमाम युद्ध हो सकते हैं, जैसे भारतीय इतिहास के संदर्भ के युद्ध हमने पढ़ा है। अब जैसे किसी का जन्म वगैरह भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाबर का जन्म, बाबर का जो जन्म है वो कब हुआ? 14 फरवरी 1483, फरगना राज्य की राजधानी अंदीना में। ओके, अब प्लेस हो गया अंदीना। पर्सन कौन है? बाबर। पीरियड कब का है? 14 फरवरी
जो घटना है 14 फरवरी 1483 की है। और घटना क्या हो रही है भाई, बाबर का यहाँ क्या हो रहा है, जन्म। तो 3P+E का सिद्धांत जो है वो किसी के जन्म में, किसी के मृत्यु में, किसी के युद्ध में, या कोई भी घटना में, कोई भी घटना घटित हो रही हो, दुर्घटना घटित हो रही है, उसमें ये सारा सिद्धांत लागू होगा। फरगना जो है उज्बेकिस्तान में पड़ता है, समरकंद से थोड़ा सा दूर है बस, और पास में मतलब उसके अंदीना जो उसकी राजधानी है। यहाँ बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को, जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। अब इसके अलावा और भी लगाया जा सकता है हुमायूं का जन्म। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 काबुल में हुआ। कहाँ हुआ, काबुल में। प्लेस कहाँ है, काबुल है। पर्सन कौन है, हुमायूं। घटना पीरियड कब का है, 6 मार्च 1508 का। और इवेंट क्या हो रहा है, हुमायूं का जन्म हो रहा है। अब ठीक वैसे ही हम और भी देख सकते हैं, हुमायूं जो है बाबर का पुत्र था और अकबर के पिता थे। और दिल्ली में जो दिल्ली के सिंहासन पर दो बार जो सिंहासन पर बैठा अलग अलग अंतराल में, वो कौन था, हुमायूं था। अब इसके अलावा हम और देखते हैं अकबर का जन्म। अकबर का जन्म 14, अकबर का जो जन्म है वह है 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में। राजपूत राजा थे बीरसाल, वहाँ हुआ। प्लेस अमरकोट के राजा बीरसाल का महल, अमरकोट मान लीजिए। अमरकोट सिंध में एक रियासत थी छोटी सी। वहाँ जब हुमायूं बड़े दुर्दिनों से गुजर रहा था, उस दौरान उसके यहाँ जो पुत्र पैदा हुआ अकबर 15 अक्टूबर 1542 को रविवार को ये हुआ। ठीक है, उस समय उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी और उसने एक कस्तूरी मृग के जो है कस्तूरी मंगाई, उसको उसके टुकड़े काटकर अपने सेना नायकों को, सिपह सालारों को दिया। और उसने कामना की कि जिस प्रकार से इसकी सुगंध ने इसके जो पूरा वातावरण है इसको सुगंधमय कर दिया है, ठीक वैसे ही मेरी कामना है कि मेरे पुत्र का यश भी सारे संसार में इसी प्रकार से फैल जाए। तो हुमायूं की ये जो कामना थी वो सफल रही। उसकी जो, अगर अकबर महान शासक नहीं होते तो हुमायूं की जो भविष्यवाणी है, उसकी जो कामना, उसका कोई महत्व नहीं होता। तो इनमें इतिहास में उन्हीं घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जिसने इतिहास को एक गति दी, जो एक टर्निंग पॉइंट के रूप में काम आई। हर घटना इतिहास हो सकती है लेकिन उसका कोई महत्व थोड़ी होता है। अब हम आगे चल रहे हैं, जैसे और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। अब अकबर की मृत्यु का भी ले सकते हैं आप इसमें। अकबर की मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 कहाँ, आगरा में। पेचिस की बीमारी से एक्सपायर हुए अकबर। अकबर की मृत्यु प्लेस आगरा, पर्सन अकबर, पीरियड 25 अक्टूबर 1605, 25-26 अक्टूबर को रात्रि में उसका निधन हुआ। और इवेंट, घटना क्या हो रही है, अकबर की मृत्यु हुई है। ठीक वैसे ही हम और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आगे का हम अगर जोड़े हैं तो और भी हैं, जैसे महात्मा गांधी का जन्म। गांधी जी का जन्म कब हुआ है, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर। ठीक है, तो प्लेस पोरबंदर हो गया, पर्सन गांधी जी हो गए। घटना जो पीरियड हुआ है 2 अक्टूबर 1869 की है। और इवेंट ये क्या हो रहा है, गांधी जी का जन्म हुआ है। ठीक वैसे दांडी मार्च, गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। ये शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1900
1930 से। ठीक है, नेतृत्व कौन कर रहे थे? गांधी। 78 अनुयायी सहित ये चला। दांडी एक स्थान है, ठीक है। ये घटना कब हुई? 12 मार्च 1930 को। साबरमती से दांडी तक की यात्रा की उन्होंने, और बहुत तेज यात्रा थी, और 5 अप्रैल को ये पहुँचे यहाँ, और 6 अप्रैल को वहाँ पहुँचकर, दांडी पहुँचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ दिया, और इसी के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। उस दौरान सरोजिनी नायडू ने उनका वहाँ स्वागत किया और कहा, हे विधि भंजक, आपका स्वागत है, आप यहाँ आए। तो ये घटनाएं इस तरीके से हैं। अब जैसे गौतम बुद्ध का जन्म मान लीजिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह से 563 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और जगह है लुम्बिनी। ये कपिलवस्तु, जो शाक्यों का, कपिलवस्तु गई थे शाक्य, वहाँ एक गांव था लुम्बिनी में हुआ। तो इसमें भी वही लग सकता है, प्लेस लुम्बिनी है, पर्सन गौतम बुद्ध हैं, काल जो है 563 ईसा पूर्व का है, और घटना क्या हो रही है? गौतम बुद्ध का जन्म हो रहा है। मृत्यु को भी लगा सकते हैं इस तरीके से हम। अब ये तो हो गई भारतीय इतिहास के संदर्भ में। अब हम कुछ घटनाएं और पढ़ रहे हैं विश्व इतिहास के संदर्भ में। इनमें जैसे नेपोलियन का जन्म, नेपोलियन बोनापार्ट, ये बहुत प्रसिद्ध शासक थे। बोनापार्ट का जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म 15 अगस्त सन 1869 एजक्यो नगर कॉर्सिका, कॉर्सिका जो द्वीप है, और ये फ्रांस का ही एक द्वीप है, वहाँ नगर जन्म हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त सन 1769 को हुआ था। प्लेस एजक्यो नगर, जो कॉर्सिका द्वीप में है, फ्रांस के पास है ये, और पर्सन कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। और इवेंट पीरियड कब का है? घटना 15 अगस्त सन 1769। घटना क्या हो रही है? इवेंट क्या है? नेपोलियन का जन्म। नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के शासक थे, वे कॉर्सिका के एजक्यो नगर में जन्मे थे। छोटा सा एक कस्बा है, वहाँ एक किसान के बेटे थे। बाद में फ्रांस की सेना में शामिल हुए, फिर उसके बाद ग्रेनेडियर बने, फिर सेना में ब्रिगेडियर बने, फिर फ्रांस के प्रधान सेनापति बने, जनरल बने, प्रधान सेनापति बने, उसके बाद फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष बने, उसके बाद फ्रांस के सम्राट बने, और उसके बाद पूरे यूरोप की सुपर पावर बने। ये बहुत बड़ी और ऐतिहासिक घटना थी कि एक साधारण कुल में जन्मा, सामान्य कुलोत्पन्न में जन्म लेने वाला ये व्यक्ति, किसान का बेटा, पूरे यूरोप की सुपर पावर बना। इसलिए नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी और लिटिल कॉर्पोरल कहा जाता है। कॉर्सिका जो द्वीप है 1769 में ही ये जिनेवा से खरीदा गया था फ्रांस द्वारा। उस दौरान रूसो जो एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो द्वीप है कॉर्सिका द्वीप, एक महान उत्कर्ष का कारण बनेगा। अगर नेपोलियन इतने महान शासक नहीं होते तो स्वाभाविक सी बात है रूसों की भविष्यवाणी का भी कोई महत्व नहीं होता। क्योंकि नेपोलियन ने इतिहास को गति दी तो ऑटोमेटिकली रूसों की भविष्यवाणी है वो अपने आप सफल हुई। ठीक वैसे जैसे कि हुमायूं की कामना सफल हुई, क्योंकि अकबर महान और नेपोलियन महान, ये दो बड़े व्यक्ति निकले जिन्होंने इतिहास को गति दी। अब हम इसी में आगे बढ़ रहे हैं। नेपोलियन के अलावा तो एजक्यो नगर वैसे प्रसिद्ध नहीं है, कॉर्सिका द्वीप वैसे प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन किसने उसे प्रसिद्ध कर दिया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। अब इसी क्रम में हम आगे चल रहे हैं। अब देखते हैं हम बिस्मार्क का जन्म।
बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी में। बिस्मार्क जो है पहले जान लीजिए, ये जर्मनी के चांसलर थे और इन्हें ब्लेड एंड आयरन मैन कहा जाता है। इन्होंने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हें कुश्ती लड़ने और लड़वाने का बड़ा शौक था और कुश्ती के ये दाव पेंच उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयुक्त किए। तो बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को सॉन हसन नामक स्थान पर हुआ। ये पड़ता है ब्रेडेनबर्ग में और ब्रेडेनबर्ग पड़ता है जर्मनी में। ठीक है, बिस्मार्क प्लेस कौन हो गया? सॉनहसनबर्ग, जो सॉनहसन जगह है, और ये कहाँ पड़ रहा है? ब्रेडेनबर्ग में, यानी ये एक स्थान हो गया। और पीरियड कब का है? 1 अप्रैल 1815 ईस्वी में बिस्मार्क का क्या हुआ? जन्म हुआ। घटना क्या हुई है? उसका जन्म हो रहा है। ठीक वैसे ही और भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे हिटलर का जन्म 20 अप्रैल सन 1889 में जन्म हुआ उनका। और ये जो जगह है ब्रूनो में इनका जन्म हुआ, जो ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी है वियना, वहाँ ऑस्ट्रिया और बावेरिया एक प्रांत है जर्मनी का, बावेरिया की सीमा पर स्थित एक गांव है ब्रूनो, वहाँ जन्म हुआ था हिटलर का 20 अप्रैल 1889 को। हिटलर, चार्ली चैप्लिन और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों की विशेषता एक ही है कि तीनों का जन्म 1889 में हुआ है। तारीख अलग अलग है। प्लेस ब्रूनो हो गया गांव, पर्सन कौन है भाई? हिटलर है। पीरियड कब का है? 20 अप्रैल 1889 का ये काल। और इवेंट क्या है? हिटलर का जन्म होना। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं बिस्मार्क, हिटलर वगैरह की। हिटलर जो आगे चलकर जर्मनी का चांसलर बना और जो द्वितीय विश्व युद्ध का एक जनक माना गया है, प्रमुख जनक माना गया है, जिसकी महत्वाकांक्षा ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया, एडोल्फ हिटलर। अब हम जिस तरीके से हमने नेपोलियन को पढ़ा, बिस्मार्क की छोटी सी जानकारी प्राप्त की, हिटलर की भी जानकारी प्राप्त की, अब इसी में हम इनके समय के युद्ध वगैरह को देखें। जैसे ट्रफलगर का युद्ध, ट्रफलगर का युद्ध ये हुआ था 1805 में। और ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ? एक तरफ था नेपोलियन बोनापार्ट और दूसरी तरफ था अंग्रेज एडमिरल नेल्सन। ये युद्ध के बीच ट्रफलगर प्लेस हो गया। ये युद्ध जो है जिब्राल्टर के पास में लड़ा गया था और इस युद्ध का मेन कारण था नेपोलियन इंग्लिश चैनल पर अधिकार करना चाहता था ताकि इंग्लैंड को चारों तरफ से घेर सके। और ये नेवी का लड़ाई था और इस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की बड़ी धमाकेदार पराजय हुई। नेल्सन इंग्लैंड के एक तारणहार बनकर उभरे और उन्होंने नेपोलियन की सेना को पराजित किया। पर दुर्भाग्य ये रहा कि इस युद्ध में नेल्सन भी वीर गति को प्राप्त हो गए, इसलिए इंग्लैंड ने इस युद्ध में विजय का कोई जश्न नहीं मनाया था। तो ट्रफलगर का युद्ध, नेपोलियन की पराजय थी। अगला जो बहुत प्रसिद्ध युद्ध है इतिहास में, वाटरलू का युद्ध, इसे देख लीजिए। ये कब हुआ? 1815 में। वाटरलू का जो युद्ध है 1815 में हुआ, इसने 18 जून। इस युद्ध ने इतिहास ही बदल दिया। इस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की धमाकेदार पराजय हुई। एक तरफ थे नेपोलियन और दूसरी तरफ थे अंग्रेजी सेना के जो नेतृत्व करता थे ड्यूक ऑफ
वेलिंगटन जो नेतृत्व कर रहे थे वह थे। इसमें 4 देशों ने और भी भाग लिया था। वाटरलू का जो युद्ध है, ये वाटरलू जो स्थान है ये बेल्जियम में पड़ता है आजकल, और इस युद्ध में नेपोलियन की बड़ी भारी पराजय हुई। नेपोलियन को गिरफ्तार कर लिया गया और सेंट हेलेना द्वीप पर उन्हें निर्वासित कर दिया गया और 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हुई। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन इसके नेतृत्व करता थे। फिर वही है, प्लेस वाटरलू हो गया, पर्सन नेपोलियन और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन थे। पीरियड 1815 और इवेंट घटना युद्ध। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि युद्ध चलता रहा। अब इसी क्रम में और भी चीज़ों को देखा जा सकता है, ट्रफलगर का, वाटरलू का। अब इतिहास में और भी चीज़ों का महत्व है, जैसे अगर देखा जाए, जैसे कि आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या का केस देखें हम। 28 जून सन 1914 को ये घटना घटी। ये ऑस्ट्रिया और हंगरी के राजकुमार थे, राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड। इनकी हत्या 28 जून 1914 को सेराजेवा में हुई थी, बोस्निया के। तो इसमें हम देख रहे हैं इस घटना का वैसे ज़्यादा महत्व नहीं होता, लेकिन इस घटना ने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया था। ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड सेराजेवा में जब घूम रहे थे 28 जून 1914 को, तब एक आतंकवादी संगठन ब्लैक हैंड, काला हाथ जो संगठन था, उसके प्रिंसिप नामक हत्यारे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया। सर्बिया को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। सर्बिया के पीछे रूस खड़ा हो गया, रूस के पीछे फ्रांस था, फ्रांस के पीछे ब्रिटेन, फिर जापान, अमेरिका, इनका पूरा ग्रुप बन गया। और ऑस्ट्रिया के पीछे जर्मनी था, बुल्गारिया था, तुर्की था, और इस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध गुटबंदी से प्रारंभ हो गया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जो था, उसमें ये घटना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। तो प्लेस सेराजेवा में, पर्सन कौन थे भाई? आर्क ड्यूक फर्डिनेंड थे। घटना कब की हो रही है, पीरियड कब का है? 28 जून 1914 को घटना क्या हुई है? आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हुई है। तो इस तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट है। पोलैंड पर हिटलर के आक्रमण का महत्व नहीं होता अगर इसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध का कारण नहीं होता। जैसे हिटलर का पोलैंड पर आक्रमण, हिटलर का पोलैंड पर आक्रमण, इस घटना को ही देख लीजिए आप। ये घटना इतिहास में 1 सितंबर 1939 को हुई। और पहली बार पोलैंड के विलन शहर पर द्वितीय विश्व युद्ध का पहला जो बम गिराया गया था। अब प्लेस विलन शहर या पोलैंड कह सकते हैं हम। पर्सन कौन है भाई? हिटलर का आक्रमण हुआ है इसमें पोलैंड पर। पीरियड कब का है? 1 सितंबर 1939 को। और घटना क्या हो रही है? आक्रमण, पोलैंड पर आक्रमण। इस घटना ने इतिहास की दिशा तय कर दी। और इसके बाद ही 2 तारीख को ब्रिटेन ने, फिर फ्रांस ने, सब ने मिलकर युद्ध कर दिया, जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। किसी को पता नहीं था कि द्वितीय विश्व युद्ध में परिणत होगा, लेकिन इस युद्ध का तत्कालिक कारण हिटलर का पोलैंड पर आक्रमण ही था। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 3P+E के सिद्धांत से हमें इन सब चीज़ों को समझने में आसानी हुई। और इतिहास इसी सिद्धांत पर, इसी टूल्स ऑफ हिस्ट्री, ये मेन जो उसका वो है वह यही सिद्धांत है। और अगर आप इस हिसाब से अपने चैप्टर तैयार करते हैं या पेपर में लिखते हैं तो आपके नंबर नहीं काटे जा सकते। ठीक है, इसके साथ ही मैं डॉक्टर हृदय शर्मा अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।